हेलो स्टूडेंट, ठीक। तो आगे जो हमने वीडियो पढ़ा दिए थे उसमें मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे के किन किन लक्षणों के बारे में बताया था या किन किन लक्षणों को लिया था, उसका पिक हमने आपको भेज दिया था, तो वो आपने लिख लिए होंगे। तो मेंडल ने मटर के पौधे में 7 लक्षणों को लिया था। इन 7 लक्षणों को आपको याद कर लेना है, और हमने जो पिक भेजी थी उसमें इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। तो हमने उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर डाले थे, क्रम डाले थे। तो वो इसलिए डाले थे कि आप उसी क्रम से पहले जो नंबर 1 लिखा है उसको पहले लिखें, या 2 लिखा है उसको फिर 1 के बाद लिखें, तो इसी क्रम में लिखें। तो आपने लिखा होगा इसी क्रम में तो ठीक है, और नहीं भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 7 लक्षण लिए थे। आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, वैसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने इसलिए 1 2 3 डाल दिया था कि आप उसी क्रम में लिखें। तो वो 7 लक्षण लिए थे। तो कुछ प्रयोगों में उन्होंने क्या किया था कि किसी पौधे के एक ही लक्षण को लिया था, जैसे लंबा और बौना। किसी पौधे, कोई भी पौधा हुआ सिर्फ 2 ही प्रकार का होता है, एक तो लंबा एक बौना, तो उन्होंने एक ही लक्षण को शामिल करके प्रयोग किए थे। लेकिन जो दूसरा प्रयोग था उन्होंने 2 लक्षणों को लिए थे। अब 2 लक्षण कोई भी हो सकते हैं, एक तो बीज का रंग और बीज का आकार। बीज का रंग 2 प्रकार का होता है और बीज का आकार भी 2 प्रकार का होता था। तो कुछ प्रयोग में उन्होंने 2 लक्षणों को लिया था, ठीक। और अपने अध्ययन में उन्होंने इनका नाम भी दिया था, एकल संकरण प्रयोग और द्विसंकरण प्रयोग। मतलब एकल संकर संकरण प्रयोग में उन्होंने पौधे के केवल एक ही लक्षण को लिया था, और द्विसंकर संकरण प्रयोग में उन्होंने पौधे के 2 विपर्यासी लक्षणों को लिया था। मतलब विपर्यासी लक्षण, विपरीत लक्षणों को लिया था। अब जैसे गोल है, जैसे मान के चलो बीज का आकार, एक गोल दूसरा झुर्रीदार, मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं, तो विपरीत को बोलते हैं हम विपर्यासी लक्षण। मतलब विपरीत लक्षणों को लिया था। तो जब उन्होंने एक दूसरे के विपर्यासी या विपरीत लक्षणों को लिया था तो क्या क्या उनको उनमें परिवर्तन देखने को मिले, उसी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मेंडल के प्रयोग। ठीक, मेंडल के प्रयोग, इसमें लिखना है मेंडल ने सबसे पहले एक संकर संकरण प्रयोग तथा उसके बाद द्विसंकर संकरण प्रयोग किए। ठीक, तो
मेंडल ने सबसे पहले एक संकर संकरण प्रयोग किया, इसके बाद दुई संकर संकरण प्रयोग किया। तो सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया पहला नंबर एक संकर संकरण प्रयोग। ठीक, इसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। तो मेंडल ने सबसे पहले एक संकर संकरण प्रयोग किया। अब आप देखो संकर शब्द आया, तो संकर शब्द का मतलब क्या होता है? संकर शब्द का मतलब होता है एक ऐसा बीज जिसमें दोनों लक्षण आए हों। जैसे अब मेंडल ने लंबे और बौने पौधों की बीच संकरण कराया, तो आधे जीन लंबे पौधे के आए और आधे जीन बौने पौधे के आए। तो आधे जीन जब लंबे पौधे के आए, आधे बौने पौधे के आए, तो इसमें कितने? दोनों पौधों की जीन आए। ठीक, जिस बीज में दोनों पौधों के जीन आते हैं उन्हें कहते हैं हम संकर बीज, मतलब लंबे और बौने के। ऐसे ही हम दूसरे लक्षणों को लेकर अगर इनमें क्रॉस कराते हैं तो आधे आधे जीन, दोनों पौधे के आधे आधे जीन जिस बीज में आते हैं उन्हें हम संकर बीज कहते हैं। मार्केट में बहुत सारे संकर बीज हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो संकर बीज का मतलब होता है कि नहीं दो लक्षणों के आधे आधे जीन उस बीज में सम्मिलित हैं। ठीक, तो सबसे पहले मेंडल ने एक संकर संकरण प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने पौधे के केवल एक ही लक्षण को लिया था, किसी भी पौधे के सिर्फ एक ही लक्षण को लिया था। जैसे मान के चलो उन्होंने सबसे पहले लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण कराया। तो एक साइड लिख देंगे लंबा, एक साइड लिख देंगे बौना, एक साइड लिख देंगे लंबा, एक साइड बौना। ठीक, क्योंकि दो ही लक्षण होते हैं, मतलब दो ही विपर्यासी लक्षण होते हैं, एक लंबा एक बौना। पौधे तो दो ही हो सकते हैं, एक लंबा एक बौना। ठीक, तो लंबा और बौना एक दूसरे के विपर्यासी हैं, मतलब विपरीत है। तो उन्होंने सबसे पहले दो पौधे लिए, एक पौधा था लंबा, दूसरा था बौना। ठीक, अब जो लंबा होता है, लंबा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टॉल। तो टॉल का पहला अक्षर ले लेंगे टी। ठीक, अब डबल टी क्यों लिए? डबल टी क्यों लिए? डबल टी इसलिए लिए क्योंकि इसमें गुणसूत्र की संख्या कैसी होती है? डबल होती है। जैसे इंसानों में 23 प्लस 23 कितने होते हैं? 46 होते हैं कि नहीं? ऐसे ही इनमें जो जीन्स उपस्थित होते हैं वो जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं। तो उन्होंने डबल टी लिया। ठीक, अब बौना, बौने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्वार्फ। इसको बोलते हैं टॉल, इसको बोलते हैं ड्वार्फ। ठीक, अब बौने को हम डी से नहीं लिखेंगे, बौने को हम डी से नहीं लिखेंगे, इसी के स्मॉल लेटर से लिखेंगे, मतलब स्मॉल टी। ठीक, डी से नहीं लिखेंगे, स्मॉल टी से लिखेंगे। अब स्मॉल टी से हमने क्यों लिखा? ठीक, क्योंकि जो लंबा और बौना एक दूसरे के विपर्यासी हैं। ठीक, क्योंकि ये लंबा हमने आपको पहले ही बता दिया, लंबा होता है ये प्रभावी लक्षण होता है और बौना होता है अप्रभावी। मतलब जो डबल टी है या लंबा पौधा है ये अपने प्रभाव के कारण जो बौने पौधे के लक्षण होते हैं उसको प्रकट नहीं होने देता, मतलब बौने पौधों के लक्षण को प्रकट नहीं होने देता, क्योंकि ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। तो इसको हमने कैपिटल टी से लिखा है और इसी के अप्रभावी को हमने स्मॉल टी से व्यक्त किया है। अब इनके बीच विभाजन होगा, तो कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। इनके बीच अर्धसूत्री विभाजन होगा। और देखो ये क्या है? जनक है,
क्योंकि इन्हीं से तो नए, जब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो इन्हीं से तो नए बीज का निर्माण होगा, तो इसे हम क्या बोल देंगे, जनक बोल देंगे। अब इनके बीच क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और सबसे अर्धसूत्री विभाजन होने से पहले अब इन दोनों पौधों में क्या परागण की प्रक्रिया हुई, और परागण कैसा होगा, पर परागण की प्रक्रिया हुई। तो ऊपर लिख लेंगे पर परागण, ठीक, पर परागण की प्रक्रिया हुई। जैसे हमने कोई दो पौधे ले लिए, इस साइड में चित्र बना देंगे, ये लंबा है, ये बौना है, ठीक। अब इनमें पर परागण की प्रक्रिया, उन्होंने पर परागण कराया, 100 परागण होने नहीं दिया। अब ये तो आप जानते ही हैं कि अगर किसी पौधे में 100 परागण नहीं होने देना है तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर उसमें 100 परागण नहीं होने देना है तो किसी एक पौधे का हम वर्तिकाग्र का मुंह ढक देंगे। जो वर्तिकाग्र होता है जहां पर परागण आके बैठते हैं, उसका मुंह ढक देंगे एक पौधे के, तो उसी पौधे के परागण उसमें नहीं आ पाएंगे और एक के खुले छोड़ देंगे, ठीक। तो इस प्रकार हम 100 परागण होने से रोक सकते हैं, उनमें केवल पर परागण ही होगा। तो अब जब इनमें पर परागण हो रहा है और अर्धसूत्री विभाजन होगा, पर परागण में क्या होता है, जब इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन में कोई एक कोशिका 2 कोशिकाओं में बट जाती है, ठीक। और जब दोनों कोशिकाओं में बट जाती है तो जीन आधे आधे, दोनों कोशिकाओं में आधे आधे चले जाते हैं। तो एक टी इसमें चला गया, एक टी इसमें चला गया, एक स्मॉल टी इसमें चला गया, एक स्मॉल टी इसमें चला गया। तो जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये कोशिका 2 कोशिकाओं में बट गई। अब एक चीज और इस पे ध्यान देने लायक होती है कि एक नर होता है, दूसरा मादा, एक का नर भाग होता है, दूसरे का मादा भाग। चाहे इसका तुम नर भाग कर लो, इसका मादा, चाहे इसका नर कर लो, इसका ये पौधा मादा का कर लो, कुछ भी कर लो, चाहे इसमें नर भाग काट दो, चाहे इसमें नर भाग काट दो। तो इसको हमने मान लिया नर, नर को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इसको हमने मान लिया मादा, मादा को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। चाहे आप लिख सकते हो नर, इसमें लिख सकते हो मादा, ठीक। तो जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो जीन आधे आधे बट गए, मतलब 2 कोशिकाओं, एक कोशिका से 2 कोशिका बन गई और आधे आधे जीन उपस्थित हो गए। अब इसके बाद क्या होता है, ये वाला जीन इससे फ्यूज करता है तो क्या बनता है, टी स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये जीन इससे फ्यूज करता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला इससे फ्यूज करता है कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये वाला इससे फ्यूज करता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। अब जब पहली पीढ़ी में उन्होंने इनके बीच पर परागण होने दिया तो अब जब नए पौधे या नए बीज प्राप्त हुए तो इसे हम कहते हैं F1 पीढ़ी, पहली पीढ़ी के बीज, ठीक। और ये पहली पीढ़ी, ये क्या बना, युग्मक बना। तो जो पहली पीढ़ी के हमको बीज प्राप्त हुए हैं 1 2 3 4, कितने बीज प्राप्त हुए, 4 जैसे बीज प्राप्त हुए। तो उनमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सभी क्या कैसे प्राप्त हुए, लंबे। सभी बीज कैसे प्राप्त हुए, लंबे पौधे के बीज प्राप्त हुए। इनसे जो पौधा बनेगा वो लंबा बनेगा। अब लंबा क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें बौने पौधे की भी तो जीन्स है, लंबे पौधे के जीन्स हैं, तो लंबे पौधों के साथ साथ बौने पौधों की भी तो जीन्स है, ठीक। तो फिर लंबा क्यों बनता है, ठीक। वो लंबा इसलिए बनता है क्योंकि मेंडल ने 3 नियम दिए थे। एक था प्रभाविता का नियम, दूसरा होता है अप्रभाविता का नियम, तीसरा होता है पृथक्करण का नियम, ठीक। तो अप्रभाविता के नियम के अनुसार किसी भी पौधे में जो 2 जोड़ी जीन्स होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के बाद आधे आधे जीन दोनों में चले जाते हैं। तो जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो आधे आधे जीन दोनों कोशिकाओं में चले गए, ठीक। तो ये तो अप्रभाविता का नियम है। दूसरा होता है प्रभाविता का नियम। अब प्रभाविता के नियम में क्या होता है
कि जो प्रभावी पौधा होता है, जो प्रभावी लक्षण होते हैं, वो अप्रभावी लक्षणों को प्रकट नहीं होने देते, मतलब उनको दाब देते हैं। ठीक, जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो अप्रभावी लक्षणों को प्रकट नहीं होने देते, मतलब दाब देते हैं। तो इसमें प्रभावी लक्षण क्या है? प्रभावी लक्षण किसमें? प्रभावी कौन है? लंबा, और अप्रभावी कौन है? बौना। तो जो प्रभावी होता है वो अप्रभावी को प्रकट नहीं होने देता है। यही कारण होता है कि जो अप्रभावी जीन्स होता है उनके लक्षणों को प्रभावी जीन्स प्रकट नहीं होने देता, इसलिए सभी पौधे क्या होते हैं? लंबे ही प्राप्त होते हैं। ठीक, किस कारण? क्योंकि जो प्रभावी होता है अप्रभावी लक्षणों को प्रकट नहीं होने देता है और अप्रभावी लक्षण दबे रहते हैं। पहली पीढ़ी में ये क्या है? F1 पीढ़ी। पहली पीढ़ी में जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो प्रकट ही नहीं होते, क्योंकि प्रभावी जो लक्षण होते हैं, प्रभावी जीन्स होते हैं, उनको प्रकट होने नहीं देता, इसलिए सभी पौधे कैसे होते हैं? लंबे प्राप्त होते हैं। अब जब मेंडल ने ये प्रयोग किया तो मेंडल ने देखा, जब लिए तो हमने दो पौधे हैं, एक बौना और एक लंबा, तो जो आगे वाली पीढ़ी के जो बीज होंगे, इनसे जो पौधा बनेगा, इनमें दोनों के लक्षण आने चाहिए। तो फिर लंबे पौधे के ही लक्षण क्यों आए? ऐसा क्या हुआ कि इसमें बौने पौधे के लक्षण नहीं आए? तो वो कंफ्यूज हो गए, काफी समय तक इसका अध्ययन करते रहे, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने क्या किया कि जो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए थे, इनके बीच 100 परागण होने दिया। काफी समय सोचने के बाद जब उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए थे, कौन कौन? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। इस पीढ़ी में जो दो पौधे प्राप्त हुए थे, इनके बीच 100 परागण होने दिए, 100 परागण। ठीक, जब इनके बीच 100 परागण हुआ तो इनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन। ये हो गया नर, ये मादा। नर को ऐसे प्रदर्शित करते, मादा को ऐसे प्रदर्शित करते। अब उन्होंने क्या किया? इनमें 100 परागण होने दिया। ठीक, अब ये क्या है? जनक। ये भी जनक है, जो जनन में भाग लेते हैं वो जनक कहलाते हैं, तो ये भी जनक है। जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो आधे आधे जीन्स दोनों कोशिकाओं में पहुंच गए, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, दोनों में पहुंच गए। ठीक, जिससे क्या बना? युग्मक। अब ये इससे फ्यूज करता है, ये वाला इससे फ्यूज करता है, तो कैपिटल टी, और ये वाला इससे फ्यूज करता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये वाला इससे फ्यूज करता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और ये वाला इससे फ्यूज करेगा तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक, अब क्या हुआ कि जब दूसरी पीढ़ी में उन्होंने इन दोनों जो लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, इन पौधों को एक बात और संकर बीज भी कहते, संकर बीज। अब संकर बीज क्यों कहते? क्योंकि इसमें दोनों जीन्स उपस्थित हैं। देखो, लंबे पौधे का जीन्स उपस्थित और बौने पौधे का जीन्स उपस्थित है। जब दोनों जीन्स उपस्थित होते हैं किसी बीज में तो उसे संकर बीज कहते हैं, हाइब्रिड बीज। इसी प्रकार के बीज मार्केट में हमको दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें दोनों पौधे के जीन्स उपस्थित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं संकर बीज। अब जब मेंडल ने दूसरी पीढ़ी में जो बीज प्राप्त हुए थे, इनके बीजों के बीच क्या किया? 100 परागण होने दिया। 100 परागण क्या होता है? जैसे ये कोई पौधा है, इस पौधे के जो पराग कण होते हैं इसी पौधे के वर्तिकाग्र पर जाएं, ऐसे दूसरे पौधे नहीं, उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? 100 परागण कहते हैं। तो जब उन्होंने इनके बीच 100 परागण होने दिया तो ये कौन सी पीढ़ी है? F2 पीढ़ी। ये F1 पीढ़ी हो गई, ये F2 पीढ़ी हो गई। तो F2 पीढ़ी में उन्होंने देखा कि कुछ पौधे लंबे प्राप्त हुए और कुछ पौधे बौने प्राप्त हुए, मतलब कुछ लंबे प्राप्त हुए, कुछ बौने प्राप्त हुए। अब देखो, जो कैपिटल टी, इसमें दोनों जीन्स कैसे हैं? प्रभावी हैं, कैपिटल टी, तो ये शुद्ध लंबा होगा, इसको कहेंगे
शुद्ध लंबा, प्योर लंबा, प्योर लॉन्ग पौधा कहेंगे, शुद्ध लंबा। अब जो दूसरा पौधा प्राप्त हुआ कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको कहेंगे संकर लंबा। ये क्या है? संकर लंबा। दूसरा भी क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसको भी हम संकर लंबा कहेंगे। और जो लास्ट वाला है स्मॉल टी, ये कैसा पौधा? बौना पौधा है, तो इसे कहेंगे बौना। ठीक, तो जब दूसरी पीढ़ी में उन्होंने संकरण कराया, स्वपरागण कराया, तो जो लास्ट पे जो बीज प्राप्त हुए, तो दूसरी पीढ़ी में एक अप्रभावी रंग का पौधा देखा, एक अप्रभावी लक्षण वाला पौधा देखा। जो लक्षण पहली पीढ़ी में लुप्त हो गए थे, जो अप्रभावी लक्षण पहली पीढ़ी में नहीं आए थे, वो अप्रभावी लक्षण दूसरी पीढ़ी में आ गए। ठीक, कभी कभी क्या होता है, दूसरी पीढ़ी में भी नहीं आ पाते, तो अगर दूसरी पीढ़ी के बीच संकरण कराया जाए, स्वपरागण कराया जाए, तो ये तीसरी पीढ़ी में भी आ सकते हैं। तो मतलब क्या है, जो अप्रभावी लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं हुआ, वो अप्रभावी लक्षण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। और इसी के साथ शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त होता है, 2 संकर पौधे प्राप्त होते हैं और 1 बौना पौधा प्राप्त होता है। तो मतलब जो लक्षण पहली पीढ़ी में समझ में नहीं आया, वो दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। तो ये था मेंडल का पहला संकरण प्रयोग, मतलब एक संकर संकरण प्रयोग। एक ही लक्षण को लिया, इस प्रयोग में उन्होंने एक ही लक्षण को लिया था। तो अब कुछ अनुपात निकालने होते हैं। अब अनुपात कैसा निकला? 3 पौधे कैसे प्राप्त हुए? लंबे, तो 3:1। 3 पौधे लंबे प्राप्त हुए, तो 3 लंबे कर दिए, और 1 बौना प्राप्त हुआ, तो 3:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त हुए। अब इसमें कुछ लिखना पड़ता है। लक्षण प्रारूप का अनुपात। लक्षण प्रारूप का अनुपात होता है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फिनोटाइप, PHENOTYPE। इसे हम लक्षण प्रारूप के अनुपात को कहते हैं हम फिनोटाइप। लक्षण प्रारूप का मतलब होता है कि किन किन प्रकार के लक्षण प्राप्त हुए, जो लक्षण हमें बाहरी तौर पर देखे जा सकते हैं। तो हम इस पीढ़ी में किन किन लक्षणों को देख सकते हैं? हम लक्षणों को देख सकते हैं, जैसे शुद्ध लंबा, संकर लंबा और संकर लंबा। मतलब लंबे पौधे को हम अलग से देख सकते हैं और बौने पौधे को भी देख सकते हैं। तो वो लक्षण जो हम बाहरी तौर पर देख सकते हैं, वो लक्षण प्रारूप का अनुपात होता है। तो कौन कौन से लक्षण हम देख सकते हैं बाहरी तौर पर? 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा, तो इसका अनुपात क्या हुआ? 3:1। जो लक्षण हम देख सकते हैं, तो 3 लंबे पौधों को हम देख सकते हैं और 1 बौने पौधे को हम देख सकते हैं। दूसरी है जीन प्रारूप का अनुपात। ठीक, तो जीन प्रारूप के अनुपात में क्या करते हैं कि किस पौधे में कौन कौन जीन उपस्थित हैं। तो देखो, कैपिटल टी शुद्ध लंबा क्या है? कैपिटल टी। तो कैपिटल टी वाले कितने पौधे हैं? सिर्फ एक ही। जो दूसरी पीढ़ी में कैपिटल टी वाले कितने पौधे हैं? 1। तो कैपिटल टी वाले 1 पौधा कर दिया हमने। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी के कितने पौधे हैं? 1 2, तो इसमें हमने कर दिया 2। स्मॉल टी वाले कितने पौधे हैं? स्मॉल टी वाले 1 पौधा। तो अनुपात कितना आ गया? 1:2:1। ठीक, तो जीन प्रारूप का अनुपात निकाला जाता है, तो किस पौधे में कौन कौन जीन उपस्थित हैं। तो कैपिटल टी जीन कितने पौधों में उपस्थित है? 1 में, तो हमने लिख दिया 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने पौधों में उपस्थित? 2 में, 1 और 2, तो कैपिटल टी स्मॉल टी में 2।
और स्मॉल टी किसमें, इसमें। तो हमने अनुपात निकाल दिया 1:2:1। तो इस प्रकार से मेंडल का जो एक संकर संकरण प्रयोग था